बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, गुज़िश्ता 8 साल से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में एक केस चल रहा था जिसका बिलाखिर फैसला आ गया और इस केस के फैसले के मुताबिक एक पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंड्स केस में जुर्म की मुर्तकिब ठहरी है और ये साबित हो चुका है कि वो बहुत सारे ऐसे सैकड़ों अकाउंट्स हैं जिससे वो पैसे ले रही थी और ये शामिल नहीं किए गए थे, इनको जो है वो मेंशन नहीं किया गया था। जिसके बाद ये भी बात सामने आई है कि ये संगीन और हैरान कुन बात है कि इमरान खान का झूठा एफिडेविट जो कि इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया है, ये तमाम सिनेरियो के बाद, सूरत हाल के बाद अब मामलात किस रुख पे जा रहे हैं। आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक कैसे होता है या आर्टिकल 17 की तशरीह क्या है और रेफरेंस जो है उसकी तशरीह क्या है। क्या मौजूदा हुकूमत, विफाकी सेंट्रल हुकूमत जो है वो रेफरेंस की तरफ जा रही है, तो वो किस तरह से कानूनी पहलू हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना है। आज के प्रोग्राम में हम अपने पैनलिस्ट का ताज से करवा देते हैं। हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब को, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, जबकि शरीला अमार साहिबा ने भी हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं ताहिर नईम मलिक साहब और आगा इकरार हारून साहब, जबकि लाहौर स्टूडियो में हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर सज्जाद अनवर साहब को। सबसे पहले हम रुख करेंगे मुर्तज़ा सोलंकी साहब का। मुर्तज़ा साहब, सवाल स्ट्रेट अवे ये है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद क्या इमरान खान के खिलाफ जो रेफरेंस बनता है, क्या वो बनना चाहिए या नहीं? आपका जवाब क्या होगा? जवाब तो हाँ में है, लेकिन ये जो रेफरेंस है वो कोई एक रेफरेंस की बात नहीं है। मुतअद्दिद जो है वो रेफरेंसेस बनते हैं उन पर भी, और उनके बहुत से कलीदी जो साथी हैं जो ऐलान तो किया है कि जी वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है कौमी असम्बली से, लेकिन वो मराहत भी ले रहे हैं और गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं और पार्लिमानी लाजिज में भी हैं। तो उनके खिलाफ बे इंतहा नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। सिर्फ इसके नहीं कि गैर मुल्की फंडिंग उन्होंने की है गैर मुल्की अफराद से, गैर मुल्की कंपनियों से, और न सिर्फ ये बल्कि जो पैसे आए हैं उनको उनमें गबन भी हुई है और उनका गलत इस्तेमाल भी हुआ है। ठीक। जो फंड्स खैरात के लिए लिए गए वो पार्टी के इस्तेमाल में आए, जो पार्टी के लिए लिए गए वो जाती इस्तेमाल में आए, जो पार्टी फंड में जाने चाहिए थे वो मुलाजमीन के नाम पे आए। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल है और इसी वजह से ये दुनिया भर में रिपोर्ट हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो जवाब तो हाँ में ही है, रेफरेंस बिल्कुल बनता है। और मेरे ख्याल में अभी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है मरियम औरंगजेब की, उसमें उन्होंने बहुत अहम ऐलानात किए हैं कि वफाकी हुकूमत इसकी तमाम जो उनके अहम इदारे हैं उनकी मदद से तफ्तीश भी करेगी और जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का उसकी रोशनी में जो कानूनी कार्रवाई है रेफरेंस वगैरह की वो भी दाखिल करेगी। ठीक है, शनीला साहिबा आप क्या कहेंगी और ये भी बताइएगा कि आर्टिकल 17 क्या है, किस तरह से इसका इतलाक होगा? 17(1) और 2 ये अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, साथ ही ये रेफरेंस बनता है या नहीं बनता ये भी बताइए। देखिए मदीहा, रेफरेंस तो बनता है और रेफरेंस जो है वो फाइल होना चाहिए। आपने बात की आर्टिकल 17 की, जो कॉन्स्टिट्यूशन का, देखिए आर्टिकल 17 का जो क्लॉज 3 है उसके अंदर ये बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग होगी उन्होंने उसका सोर्स बताना है। तो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसमें बताया ये गया है कि पीटीआई को 1 अरब के करीब ऐसी फंडिंग हुई जिसका वो सोर्स नहीं बता सके। तो अब जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आर्टिकल 17 का भी इन पे इतलाक होता है। फिर जो पॉलिटिकल एक्ट 2002 है उसकी जो शिक 6 है उसका भी इतलाक होता है, क्योंकि वो ममनुआ फंडिंग के उसमें आता है कि इन्होंने ममनुआ फंडिंग ली है। देखिए, और उसके अलावा जो इमरान ने मिस डिक्लेरेशन किया कि इमरान साहब एक इंटरव्यू में हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जी मैंने बयान हल्फी नहीं दिया, वो तो इलेक्शन कमीशन का एक सर्टिफिकेट था जिसके मुताबिक मैंने वहां पे कहा कि हाँ जी जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है ये सारी चीजें दुरुस्त है। तो देखिए यही एक डिक्लेरेशन है कि वहां पे आपने झूठ बोला है। आपने कहा है कि जो चीजें मैंने यहाँ पे जमा करवाई हैं वो दुरुस्त है, जबकि वो स्टेट बैंक से मिलने वाली मालूमात के से मुताबिकत नहीं रखती थी। सही। आपने 16 अकाउंट छुपाए हैं, आपको 351 गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग हुई है। देखिए बर्तानिया के अंदर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंडिंग भी नहीं इकट्ठी कर सकते। इसका मतलब तो यह है कि वहां से आपने जो 7
लाख डॉलर की आपने वहां से आपको जो फंडिंग हुई है वो जरूर आपकी शौकत खानम के लिए हुई होगी, जो कि आपकी पार्टी के अंदर आ गई है। फिर आपने के बहुत से सरकर्दा रहनुमा थे जिनका भी मुर्तजा सोलंकी साहब ने जिक्र किया, उनमें जो थे कासिम सूरी साहब है, असद कैसर हैं, महमूद रशीद साहब, इमरान इस्माइल, उनके नाम के ऊपर अकाउंट बने थे जिनमें लाखों रुपए आए। वो लाखों रुपए आए वो कहां पे गए? फिर आपकी पार्टी सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले 5 मुलाजिमीन थे, उनके नाम पे भी अकाउंट बने, उनमें भी लाखों रुपए आए जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उनकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखते। आपने उनके नाम पे अकाउंट क्यों बनाए हैं? फिर इमरान खान साहब कल हमें फॉरेन फंडिंग की भी समझाने की कोशिश कर रहे थे इंटरव्यू के अंदर कि जी फॉरेन फंडिंग जो होती है अगर किसी फॉरेन मुल्क के अंदर से आए जिससे सलामती का खतरा हो, तो पूछना ये चाह रहे हैं कि ये शेख मुबारक अल-नहयान ने आपको $2 मिलियन किस लिए लिए थे? फिर आपने कहा कि जी कोई ऐसी कंपनी मुझे अगर देती है कि जो पाकिस्तान में कारोबार कर रही थी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी आता। तो ये अबराज ग्रुप वाले कौन थे? आरिफ नकवी साहब। आरिफ नकवी साहब ने क्यों $2.1 मिलियन जो था वो आपके अकाउंट में भेजा है? वो वही आरिफ नकवी है ना जिनको आप 85 अरब रुपए जो वाजिबात थे उनकी तरफ माफ करने की कोशिश कर रहे थे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये आ रहा था। देखें आरिफ नकवी के खिलाफ जो केस चल रहा है अमेरिका के अंदर, कल को अमेरिकन हुकूमत जो है वो इमरान खान की हवालगी का मुतालबा कर सकती है हमसे कि जी आप अपने साबिक वजीर आजम को हमें दें, क्योंकि आरिफ नकवी साहब ने बाराक ओबामा से भी फ्रॉड किया है, उन्होंने बिल गेट्स से भी फ्रॉड किया, और वो फ्रॉड के पैसे इमरान खान की पार्टी के अंदर आए हैं और इमरान खान को मालूम है। अगर कल को ये इन्वेस्टिगेशन का दायरा फैल गया और इमरान खान साहब को अमेरिका ने मांग लिया तो आप सोचे पाकिस्तान की कितनी इंसल्ट होगी। तो इनके खिलाफ तो बहुत ज्यादा केसेस बनते हैं, बल्कि हनीफ अब्बासी का केस ही अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इनका बयान हल्फी झूठा साबित हो इलेक्शन कमीशन में तो इनको 62(1)(f के तहत ताहियात नाहल किया जा सकता है। ठीक है ताहिर साहब, अभी मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जब से ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आया है पीटीएम ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और अपना लाहे अमल जो है वो वाज़िया दिन ब दिन करते जा रहे हैं कि हम किस जानिब जाएंगे। तो एक तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर पीटीएम कहती है कि हम फैसले करेंगे, और अभी जो रेफरेंस का फैसला भी है उसके को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहेंगे कि ये रेफरेंस बनता है या नहीं बनता? जवाब क्या देंगे आप? ये मेरी इत्तलात के मुताबिक आज काबीना में बड़ी तफसील से इस पर डिस्कशन हुई। वहाँ पे जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और जो लीगल टीम है अटॉर्नी जनरल वगैरह, उन्होंने बड़ी तफसील से प्राइम मिनिस्टर को इत्तेहादियों को ब्रीफिंग दी जी। अब इस पे इत्तफाक हो गया। देखें और ये होना भी चाहिए। हमारे यहाँ ये रवायत रही है कि अगर कोई स्कैंडल आ गया, कोई किसी इदारे का डिसीजन आ गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ब मुकाबला प्रेस कॉन्फ्रेंस, टॉक शो ब मुकाबला टॉक शो, ट्वीट ब मुकाबला ट्वीट। लेकिन शाम को आम आदमी सोचता है कि अमली तौर पे क्या हुआ, अमली इकदामात उठाने होंगे। अगर कोई पार्टी बेकसूर है तो उसको सफाई का मौका मिलना चाहिए, अगर वो इस जुर्म में शरीके जुर्म है तो फिर उनके ऊपर कानून हरकत में आना चाहिए इदारों का। और इदारे जो हैं, मैं इस पे हैरान हूँ कि वो भी खामोश बैठे रहते हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं हमारे तहकीक। अगर आप इंडिया में देखें सीबीआई को, अमेरिका में देखें एफबीआई को, तो वो हमें मुतहरिक नजर आते हैं। यहाँ पे सियासी पार्टियों के तर्जमान ज्यादा मुतहरिक होते हैं और जो तहकीकाती इदारे हैं वो पीछे हाइबरनेशन में होते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने ये फैसला कर दिया है कि मालियाती इदारे, स्टेट बैंक से लेके और तहकीकाती इदारे जो वफाकी है वो इसके ऊपर तहकीकात करेंगे, कानून अपनी गिरफ्त में आएगा। और फिर उसके अंदर ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, सुप्रीम कोर्ट भी है। आजकल तो वो दौर है, देखें कि रात को अदालत खुल जाती है अगर किसी के साथ ज्यादती हो। तो ये एक डिसीजन एक किसी सियासी पार्टी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। और मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड सेट करेगा। एक पीटीआई नहीं, ये भी तासर दिया जाता है कि पीटीआई स्पेसिफिक ये एक डिसीजन है। देखिए तमाम सियासी पार्टियों पे एक प्रेशर आया है कि अगर हमारे हिसाबात, माली हिसाबात और डोनेशन, पार्टी फंडिंग दुरुस्त नहीं होगी और होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बुनियाद है, पहली सीढ़ी है, पहली ईंट है। इसके बाद सियासी पार्टी, जिसे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी आएगी, सबको मालूम होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, टाइम क्योंकि शॉर्ट है, हम इकरार साहब की जानिब जाएंगे। ओवर टू यू। देखिए बात ये है कि बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो उससे आगे बात करता हूँ। दो चीज़ें मेरी ख्वाहिश है कि ये अब हो जानी चाहिए। पहली बात ये है कि जैसे कि शीना साहिबा ने भी कमेंट किया हनीफ अब्बासी वाले केस पे, या तो हनीफ अब्बासी साहब को खुद कोर्ट में जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को खुद आपको अपनी बातें याद करनी चाहिए कि हमने क्या कहा था, और आर्टिकल 62, 63 की कार्रवाई खुद करनी चाहिए। या फिर हनीफ अब्बासी साहब जाए। एक तो मेरी ये एक ख्वाहिश है एज ए जर्नलिस्ट। ठीक है। एक और इसमें जो अहम एक और में जो बात है जो हो जानी चाहिए वो ये है कि क्या
ہم انتظار کریں گے صرف ریفرنسز کا کہ وہ جائیں گے اور اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں یا نہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک شخص نے پورا مکمل جھوٹ بولا اور وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جی رپورٹ آئی اس کی اپنا میرے آڈیٹر کی میں نے سائن کر دی ہے تو نہیں پتا تھا عمران خان کو. پھر ریفرنس تو ہے ایس اکبر بابر کا وہ جو لیٹر ہے جو 2019 کے 2018 والا لیٹر, وہ لیٹر میں ہر چیز کلیئر ہے. تب تک بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے. اور اس لیٹر کے باوجود بھی پی ٹی آئی نے خود اب جو ہے ڈاکومنٹ جمع نہیں کروائے الیکشن کمیشن نے. وہ تو جو ڈاکومنٹ الیکشن کمیشن آپ کو ریفر کر رہا ہے وہ تو اپنا اس کے اپنا اس کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. تو وہ کیا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اور اس پہ آرٹیکل 62 نہیں لگ رہا ہے. اب میں اس پوائنٹ پہ آؤں گا کہ میں ایک اور کیا چاہتا ہوں. یہ جو انہیں سرٹیفیکیشن ملا تھا نا آرٹیکل 62 اور 63 کے اندر صادق اور امین کا, کون کسی نہ کسی کو تو اب اس ملک میں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں کہ سر جی یہ آپ نے اس کو سرٹیفیکیشن دیا تھا صادق اور امین کا, تو یہ تو جو آپ یہ جو ابھی جو آئی ہیں ڈاکومنٹس آئے ہیں اس کے مطابق تو نہ صادق ہے نہ امین ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس بنتا ہے اور پھر یہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور پھر آرٹیکل 62 63 کا اطلاق ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, لاہور میں سجاد صاحب آپ کیا کہیں گے, ریفرنس بنتا ہے یا نہیں اور کس طرح بنتا ہے اگر بنتا ہے تو؟ جی بالکل, یہ تو روز روشن کی طرح اب عیاں ہے کہ یہ ایک واضح طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, عمران خان صاحب کی طرف سے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے اور ریفرنس بننا چاہیے. کیونکہ ابھی پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ کے دوران اپنی غلطیوں کو کمٹ کر چکی ہے اور اس کے اوپر اعتراف کر چکی ہے. مثلاً پی ٹی آئی کے وکیلوں سے جب یہ پوچھا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ غیر ممنوعہ جو فنڈنگ ہوئی ہے یا غیر ملکیوں کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے یہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, تو انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا جی بالکل یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی ایک خلاف ورزی ہوئی ہے. اب جب ان سے یہ پوچھا گیا اس کے بعد کہ 16 جو اکاؤنٹس ہیں وہ چھپائے گئے ہیں جو الیکشن کمیشن میں آپ نے اپنے حسابات دیے تھے, اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک نے 16 اکاؤنٹس آپ کے نکال کے دیے ہیں وہ, تو اس کے اوپر بھی وہاں کے وکلاء نے کہا کہ یہ غلطی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ مانا. اور پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو ڈیکلریشن دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے, یہ ڈیکلریشن جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا اس ساری فنڈنگ کو, تو پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا جی غلطی ہوئی ہے. یعنی 3 چیزیں انہوں نے ان کا کنفیشن کر چکے ہیں, وہ جو الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہے جو پروسیڈنگ ہے. اب سپریم کورٹ کے لیے تو یہ ریفرنس جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے کیسز میں کوئی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے؟ کیا ہم معافی مانگ سکتے ہیں کہ ہم نے غلطی کر دی؟ نہیں, غلطی کی تو کبھی بھی وہ پوری زندگی میں معافی نہیں مانگیں گے یا اپنی غلطی کو تو کبھی تسلیم نہیں کریں گے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ غلطیاں کرنا اور یو ٹرن لینا اور اس طرح کے جو بھی ایلیگلٹیز کرنا یہ حصہ ہے پالیٹکس کا. ٹھیک ہے, شریلا کافی مسکرا رہی ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے لگتا ہے جو آپ زور سے کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک سیریس جرم, شریلا کا مسکرانا ویسے اچھا عمل ہے, کوئی اتنا برا عمل نہیں, سیریس جرم ہے. اور اگر اس کا انصاف نہ ملا اور اگر اس اوپن اینڈ شٹ کیس کے اوپر کوئی ورڈکٹ نہ آیا تو پھر یہ سوچا جائے گا کہ سپریم کورٹ یا ہمارے دوسرے ادارے جو ہیں وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. آج جیسے الیکشن کمیشن کے اوپر ایک آن سلوٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, آپ کا جواب ہاں میں آ چکے. شریلا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, جلدی سے جواب دے دیجیے. نہیں ایکچولی مجھے مدیحہ اس چیز کی آ رہا تھا کہ جس شخص نے آئین شکنی کرنے کے بعد اپنی غلطی نہیں مانی, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان ساری بے ضابطگیوں کو غلطی مانے گا, وہ اس کو بھی کسی نہ کسی اکاؤنٹنٹ کے کھاتے میں ڈال کے خود کو کلیئر کر لیں گے. تو مجھے اس بات پہ ہنسی آ رہی تھی کہ وہ اس. ٹھیک ہے شریلا, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہم نے پہلے سوال کا جواب لے لیا ہے, بریک کی جانب جا رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। जब फॉरेन फंडिंग केस, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुशी की लहर पुरस्रार सी फैल जाती है और हम देखते हैं कि जिस केस के फैसले से टांगे थर थर कांपनी चाहिए थी उसमें सेलिब्रेशन कहाँ से आई। लेकिन आज के दिन हम देखते हैं कि हंगामा होता है और इसके अलावा एहतजाज की कॉल दी जाती है। इस्लामाबाद में कंटेनर्स मजबूरन लगाने पड़ते हैं। तो ये क्या है, हमने ये जानना है। सवाल कुछ इस तरह से, फैसले पर खुशी का इजहार करने के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का कोई जवाज बनता है या क्या बिला जवाज नहीं है ये एहतजाज? मुर्तजा सोलंकी साहब, आपका जवाब हाँ में होगा या ना में होगा? इनको शुरू में समझ नहीं आई कि फैसला क्या हुआ है, लेकिन इनको पता था कि इनके करतूत क्या है। इसी वजह से आप ये देखें कि जो डस्का के इलेक्शन के जो धांधली हुई थी, जिसमें धुंध छा गई थी, और जब इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त फैसला दिया कि वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होंगे और फिर पीटीआई हार गई वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे हमले जो है वो शुरू कर दिए थे। जब ये फैसला आया इलेक्शन कमीशन का तो शुरू में इनको समझ नहीं आई कि फैसला क्या है। इन्होंने जो है वो ढोल बजाने शुरू कर दिए, देखें जी हमने सिर्फ ममनुआ फंडिंग की है, गैर मुल्की फंडिंग नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो देखें जी, हमें इलेक्शन कमीशन ने बैन नहीं किया, हम तो अभी भी एक कानूनी पार्टी है। ये जाने बगैर के इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार नहीं है किसी जमात को पर पाबंदी लगाने का। ये अख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, और वो भी तब जब वफाकी हुकूमत एक रेफरेंस लेकर वहाँ जाए। तो ये इनकी जो एक सियासी घामड़पन है, एक सियासी नापुख्तगी है, उसका एक सबूत है। अब जो है वो जिस तरीके के इल्ज़ामात वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं, जो बेबुनियाद है। आप आज ही देखें कि ये जा रहे थे जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दाखिल करने के लिए, फिर उनको याद आया कि जी हमने कोई उसके अंदर एक झूठ डालना था कि इलेक्शन कमीशन ने एक नहीं दो फैसले दिए, तो वो उसको उन्होंने वापस ले लिया। तो ये एक रिवायती जो जमात सिर्फ प्रोपेगेंडा पे चलती है जी, जिनका ख्याल ये है कि हर हकीकत का जवाब प्रोपेगेंडा है, तो वो उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की है। लेकिन बात ये है कि उनको समझ नहीं आया, और अब जो है वो क्योंकि इनके जराइम जो हैं वो सामने आ गए हैं, तो इसलिए वो एहतजाज नाम नहाद एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है शनीला साहिबा, आप क्या कहेंगी? फैसले पर खुशी का इजहार करने के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज क्या बिला जवाज नहीं, हाँ या ना? बिला जवाज है। देखिए मदीहा, जो पीटीआई थी ना, वो इससे ज्यादा बुरा फैसला जो था एक्सपेक्ट कर रही थी। देखें जो असद उमर साहब थे, उन्होंने 2-3 दिन पहले ट्वीट करके लोगों से पूछा था कि अगर पार्टी कालेदम करार दे दी जाती है तो हमें किस नाम से दोबारा पार्टी रजिस्टर करवानी चाहिए। इन लोगों ने सोचा ये हुआ था कि सुबह जब फैसला आएगा तो पार्टी कालेदम करार दे दी जाएगी, सिंबल हमारा वापस ले लिया जाएगा और इमरान ताहियात नाअहल हो जाएंगे। जब फैसला आया तो उसमें ये इनका आया कि जी शोकाज नोटिस दिया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा ममनुआ फंडिंग के बारे में मजीद। तो ये बड़े खुश हुए, इन्होंने कहा जी हमारी फतह हो गई, हक को सच की फतह हो गई, हम सुरखरू हो गए। लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट पढ़नी शुरू की तो उनको पता चला कि एक एक जुमला जो है ना उस रिपोर्ट का, वो हमारे ऊपर चार्जशीट है, और इसके अंदर इतनी ज्यादा जो चार्जशीट हो गया है कि हम पार्टी भी कालेदम करार दी जा सकती है, इमरान खान साहब भी ताहियात नाअहल हो सकते हैं, सिंबल भी वापस हो सकता है। उसके बाद रात जब इनको फैसला समझ आया, जब इनकी कानूनी जो लॉयर थे उन्होंने इनको समझाया, तो रात को आके इन्होंने कह दिया हम फैसला मुस्तरद कर देते हैं। कुछ अरसा पहले आपको याद होगा कि इसी स्क्रूटनी कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी तो इमरान खान साहब तब भी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि जी हमारे मौकफ की तायद हो गई है। तो जब आपके मौकफ की तायद हो गई है, जब आप इतने सुरखरू हो गए थे, तो फिर आप ये इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज क्यों? उसकी वजह सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमिश्नर इनकी बात नहीं मान रहा, वो इनसे चोरी छुपे उसने मुलाकात नहीं की, इनके अंदर धांधली वाले इलेक्शन नहीं होने दिए। आज आपने रेफरेंस जमा करवाया, आपको पता था कि वो रेफरेंस जो है वो आपका बाहर हो जाएगा और उसके ऊपर कुछ अमल दरामद नहीं होगा, तो आपने फौरन अपनी बेइज्जती से वापस बचने के लिए उसको वापस ले लिया है।
देखें ये केस जो था ये तो लेके अकबर एस बाबर गए थे। अकबर एस बाबर ने जब उस वक्त इमरान खान साहब को बताया था कि ये सारी बेज़ाब्तगियां हो रही हैं, तो क्यों नहीं इमरान साहब ने इसको पर तहकीकात करवाई। उल्टा उन्होंने अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया। और कल रात इमरान खान साहब ने एक नया इंकशाफ किया, जी ये इलेक्शन कमिश्नर तो मेरा लगाया हुआ ही नहीं था, मुझे तो न्यूट्रल ने कहा था कि जी इनको लगा दो, मुझे गारंटी दी थी। अब पूछना तो ये चाहिए कि आपको गारंटी किस चीज की दी गई थी, ये भी एक सवालिया निशान बन जाता है। तो ये बिला जवाब है, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ा करने के लिए है, और जो फैसला आया उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए है, जिसके लिए वो छोटी मोटी वीडियोस भी फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानियों से बनाकर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो है ना उसने तासुब पे मबनी एक रिपोर्ट दी है। जी ठीक है ताहिर साहब, बिल्कुल वीडियोस भी आ रही हैं और वो जिनके नाम उस लिस्ट में दर्ज हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? और सवाल ये है कि ये एहतजाज क्यों है? एक तो ये कि फ़र्क इससे पड़ता है, देखें कि ये जो बाकी सियासी पार्टियां उनका अब इम्तहान है कि वो एक अपने बयानिए को किस तरह वो फैलाती हैं जी और उसकी तरफ उनका ज़्यादा फोकस नहीं है। जहाँ तक ये है, मैं तो उस वीडियो को अहमियत दूंगा। एक वीडियो सुनी है कि आरिफ नकवी साहब की कोई वीडियो इबराज ग्रुप की, जिसमें वो कहेंगे हाँ मैंने भेजे हैं, भाई मैं पाकिस्तानी भी हूँ और उनके ऊपर इल्ज़ामात भी हैं। तो जो असल करैक्टर है उसकी वीडियो नहीं है, और महल्ले के 4 लोग जिनको वो उनके महल्ले में कोई नहीं जानता उनकी वीडियोज़ आ गई। बाकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन मुझे देख के तो बॉलीवुड की एक फिल्म याद आ गई जिसका गाना था कभी कुछ खुशी कभी गम। तो ये इतनी तेज़ी से जो तासरात बदल रहे हैं कि कभी आप खुश हैं कभी गम की कैफियत में जा रहे हैं। एक मामला आईनी और कानूनी है, आप लीगल टीम के साथ बैठें। और मैं इलेक्शन कमीशन को देखता हूँ कि उसने 2008 के बाद हर पार्टी के, हुकूमती पार्टी के, अपोजिशन के लोग जाली डिग्री पे, मिस डिक्लेरेशन पे और अपने असासे छुपाने पे, दोहरी शहरियत पे उन्होंने लोगों को नायल किया। ये जो फैसल वाडा थे, मिनिस्टर थे, इन्होंने हर हरबा आजमाया अपनी शहरियत छुपाने का, प्रॉपर्टी छुपाने का, स्टे लिए, हाई कोर्ट तक गए। तो एक हमारी अच्छी बात ये है कि हमारे मुल्क में इदारे बन रहे हैं, बजाय हम उन इदारों को मजबूत करें हम उन्हें दबाव में ला रहे हैं। तो आज हम 14 अगस्त भी करीब है, कायदे आज़म का रास्ता ये नहीं था जो भगत सिंह का था, जो सुभाष चंद्र बोस का था। वो तय करते थे कि मेरी जो जदोजहद है वो आईनी होगी, सियासी होगी, कानूनी होगी। इसके अलावा जो रास्ता है वो इंतहा पसंदी का है, दहशत गर्दी का है। आप वो ये कहते हैं कि मैं इनसे मुज़ाकरात कर लूंगा, जो रियासत पे हमला आवर होते हैं, जो मेरे आइन को नहीं मानते। तो ये रविश जो है ये माशरे के लिए खतरनाक है। इसमें ना इदारे पनप सकते हैं ना फूल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कंटेनर लगा के रेड जोन में आज जो डॉलर नीचे आया है उसकी वजह से जिन लोगों ने घर, सरमायादारों ने, जखीरा अंदोजों ने डॉलर छुपाए हुए थे वो डर के बेच रहे हैं। और आप कंटेनर लगा के रेड जोन में एम्बेसियों को ये तासर दे रहे हैं कि शहर के हालात ठीक नहीं है। तो ये बजाय ये कि आज का दिन हम खुश होते कि जिस हमें श्रीलंका से साथ मुशाबहत दी जा रही थी, हमारी मईशत दोबारा, अल्लाह करे कि इस मुल्क में गरीब का चूल्हा जले, डॉलर की कीमत कम हो, आम आदमी की मुश्किलात हो, इसके लिए हमें सियासी इख्तलाफ बाला ताक रख के एक होना चाहिए। ठीक है इकरार साहब, 2 पॉइंट्स हैं। एक शनीला साहिबा ने जिस तरह से बताया है कि फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी और वो फैसला नहीं आया इसलिए खुशी की लहर दौड़ी थी। और एक ताहिर साहब ने जो पॉइंट उठाया है कि डॉलर निकल रहे थे और डॉलर जो है वो जिन्होंने रिजर्व किए हुए थे वो बेचने की तरफ जा रहे थे और रेड जोन में ये हो गया है। दोनों को आप इस तरह से बयान करेंगे इस बात के पेश नज़र के एहतजाज हो रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कई दफ़ा ये बात की है कि इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। उसकी जो ईगो है वो इतनी बड़ी है कि उसके आगे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बार बार, मेरा इस पे कामल यकीन है कि वो एक मैसेज पूरी दुनिया में भेजना चाहता है कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क नहीं है। और जैसे कि दोनों दोस्तों ने कहा कि क्या खबर जाएगी कल, मुझे बताएं, ये होगा कि रेड जोन क्लोज्ड। तो ये क्या इस खबर, ये कोई पॉजिटिव खबर है या नेगेटिव खबर है? एक जो देखिए, एक पॉलिटिकल जब बात होती है तो आप उससे निगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन्हें बैठा सकते हैं कि भाई हमने मुल्क के लिए सोचना है। एक प्रेशर ग्रुप के साथ आप नहीं कर सकते। मैं पीटीआई को हमेशा एक प्रेशर ग्रुप समझता हूं और वो साबित करती है, हर आने वाले दिन पे वो साबित करती है वो एक प्रेशर ग्रुप है। जैसे कि आपने कहा कि पहले तो उनको ये फैसला बहुत अच्छा लगा,
जबकि उनको ये पता था फैसला उनके हक में नहीं आया। क्यों अच्छा लगा? वो एक बिल्डअप करना चाह रहे थे, एक एटमॉस्फेयर बिल्डअप करना चाह रहे थे सोशल मीडिया स्पेस के ऊपर कि नहीं जीत तो हमारी हुई है और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तो हवा निकल गई है इस गुब्बारे में से, तो कुछ भी नहीं होगा। जबकि उनको पता था कि फैसला उनके हक में नहीं आया। उन्होंने वो कैंपेन लॉन्च की, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे, क्योंकि हकीकत होती है। फिर वही मैं बात करूंगा कि इमरान खान किस्मत का इतना धनी है कि डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं, अभी नाहल तो करार नहीं दिया गया, उसके लिए एक प्रोसेस होगा। तो अपना वाडा वाला इन्होंने भी केस बताया था, वो नाहल करार हो गया था। हमने देखना ये है कि ये उसकी किस्मत और कॉन्स्टिट्यूशन में से जीतता कौन है। अभी तक तो उसकी किस्मत जीत रही है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब जीतेगा, मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं। और आखिर में मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि अब गवर्नमेंट को एक मुकम्मल तौर पे स्टिफ हैंड के साथ चीजों को डील करना पड़ेगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि एक प्रेशर ग्रुप 2200 या 2000 या 5000 लोग लेकर आ जाए और वो किसी भी इदारे को जो है वो उसको मुतनाज़रा बना दे और उसके ऊपर उस इदारे को इतना प्रेशर में लाने की कोशिश करे कि इदारा दीवार के साथ लग जाए। हमने अपने सामने ये होते हुए देखा है। मेरा ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि ये एक ग्रुप जो गोन्स कहते हैं जिनको हम अंग्रेजी में, ये उनके हाथ चढ़ जाए और वो फैसले करें कि किस इदारे की इज्जत करनी है और किसकी इज्जत नहीं करनी है। ठीक है सज्जाद साहब, आपका जवाब हाँ में होगा या ना में होगा? जी यकीनन जैसे दोस्तों ने बात की है, मेरा भी हाँ में है। और उसकी वजह ये है कि पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग क्या थी। पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इलेक्शन कमीशन ही इमरान खान साहब को नाअहल कर देगा और पार्टी को बैन कर देगा। हालांकि आप देखें कि जो इन्वेस्टिगेटिव अदारे होते हैं वो चालान बनाते हैं, वो बताते हैं कि किस किस कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। तफ्तीश के बाद वो अपना एक चालान बना के अदालत में भेजते हैं और फिर अदालत में फ़ैसला होता है उस चालान के ऊपर कि आया वो चालान ठीक था या गलत था, और उसी के ऊपर ही फांसी की सज़ा भी होती है, सज़ाए उम्र की सज़ा भी होती है और बरी भी लोग होते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये एक जो चालान बन गया ना पीटीआई के ख़िलाफ़, उसको वो समझ नहीं सके थे उस पहले दिन। उनका ख्याल था कि शायद कैपिटल पनिशमेंट यहीं से मिल जाएगी। वो ज़रा अगले मरहले पे है और मैं आगा इकरार हारून से मुत्तफ़िक हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को जीतना चाहिए। मतलब जो वायलेटर्स हैं अगर उनकी जीत होती रही तो फिर मुल्क में अगर एक दफ़ा डॉलर नीचे आ भी गया है तो हम दोबारा जो है वो इस श्रीलंका वाली सूरत हाल में जा सकते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि डिस्टेबलाइजेशन अब ये मुल्क मुतहम्मल उसका नहीं हो सकता आने वाले वक्त में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो डॉलर भी हमारा जो इस वक्त संभला है 1-2 दिन में, ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद संभला है। और मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा और एक जस्टिफाइड एक डिसीजन आ जाएगा इस पर, तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में मुल्क में एक स्टेबिलिटी आएगी और मुल्क एक बेहतर समत में और एक बेहतर रुख पे जा सकेगा। मेरा तो यही टेक है कि पीटीआई जो है वो चूंकि सियासी जमात है ही नहीं और उनका रवैया भी सियासी नहीं होता, वो ठीक कहा इकरार ने कि वो एक प्रेशर ग्रुप है। वो समझते हैं कि लोगों को बुरा भला कह के सोशल मीडिया के ज़रिए और हर जगह पे, जैसे उन्होंने पिछले 3 साल तो तमाम जो हमारे अदारे थे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सारे उनकी सपोर्ट में थे और वो उनके गुण गाते थे। फिर आपने देखा कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने ऑनस्लॉट शुरू किया। फिर जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो थी उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया तो चीफ जस्टिस साहब के साथ क्या कुछ हुआ। तो अगर ये अदारे सिर्फ इस वजह से डिफेंसिव पे जाएंगे कि उनके ऊपर बुहतान तराजी होगी तो फिर मुल्क का तो खुदा हाफिज। ठीक है, आपका जवाब आ चुका है सज्जाद साहब। जलीला, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं गालिबन? उसके सामने मैं हूं या कोई दूसरा है? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पीटीआई को चाहिए कि एक जो एहतजाज है ना फाइनेंशियल टाइम्स के ऑफिस के बाहर भी जाके लंदन में कर दें। दूसरा ये कि पीटीआई की सफों के अंदर पैनिक इस वक्त बहुत ज्यादा फैला हुआ है। उनके लीडरान आपस में एक दूसरे से पूछते फिर रहे हैं कि हम में से कौन पहले जेल के अंदर जाएगा। तो ये जो सारी आपको नजर आ रहे हैं एहतजाज वगैरह, ये एक पैनिक और हैजानी कैफियत के अंदर हो रहा है। ठीक है, आप सबके जवाब आ चुके हैं। प्रोग्राम बाखबर में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, हम वापस आएंगे।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हालिया बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल है और इसकी जद में जो दो सूबे आए हैं ज़्यादा, वो है बलूचिस्तान और KPK। नाज़रीन, KPK की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दिन रात इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं और उनका ये बयान है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जब तक सैलाब मुतासरीन के एक एक फर्द तक इमदाद नहीं पहुँचेगी वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो इसी बात के पेश नज़र ये सवाल जो है वो मैं अपने एक्सपर्ट से पूछना चाहूँगी, वो ये है बारिशें जो हो रही हैं, इमरान खान को क्या इस मुश्किल वक्त में इन सूबों में इंतजामात का जायज़ा नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले मुर्तज़ा साहब, आप इस सवाल का जवाब किन अल्फाज में देंगे? देखें, जब भी कोई कौमी आफत आती है, कोई किसी किस्म की कुदरती आफात आती हैं, तो लोग ये तवक्को करते हैं कि जो उनके रहनुमा हैं वो उनके साथ खड़े होंगे। मामला जो मिजरी टूरिज्म है वो नहीं है, मामला लोगों को एक एहसास दिलाने का होता है कि इस मुश्किल घड़ी में वो आपके साथ हैं, उनकी हमदर्दियाँ, उनकी मदद। तो इमरान खान जो है वो सिर्फ इस वक्त अपोजिशन के कोई सियासी रहनुमा नहीं है, उनकी हुकूमतें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, पंजाब में अब उनकी हुकूमत है, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और AJK में उनकी हुकूमत है। तो सबसे वो ये नहीं कह सकते कि जी वो सिर्फ एक कोई एहतजाजी सियासी रहनुमा है, वो हुक्मरान जमात के लीडर है। और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर 2013 से उनकी हुकूमत है, तो मुझे हैरत लगती है कि इनके कुछ रहनुमा जो है वो मजाक उड़ा रहे थे, जी वो जरदारी साहब किधर हैं, तो बिलावल किधर है, तो मौलाना किधर है। वो तो तमाम लोग नजर आ गए आपको। जी जी, आप किधर हैं जी? आपका हेलीकॉप्टर पाकपतन जाने के लिए तो है, दूसरी जगहों पर है, लाहौर के लिए है, लेकिन उन जगहों के लिए क्यों नहीं है जहाँ पर लोग मुसीबत में हैं? तो आप ये देखें कि जब भी ये मुल्क के वजीर आजम थे, तब भी लोग जब मुश्किल में होते थे तो वहां नहीं जाते थे। आप याद करें कि हजारा बरादरी ने कोयटा में जब एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि वजीर आजम आए, तो उन्होंने कहा कि मैं इनसे ब्लैकमेल नहीं होता, पहले ये अपने जो लाशें हैं वो दफना दें, उसके बाद आऊंगा। तो ये जाहिर करता है कि एक सेलिब्रिटी है जो सियासी रहनुमा नहीं है, जो लोगों की जो दुख दर्द है उसमें उनके साथ खड़ा नहीं होता। ये ठीक है मुर्तज़ा साहब, आपका जवाब आ चुका है। शरीला साहिबा, आप क्या कहती हैं? देखिए, इमरान खान की सारी सियासत सिर्फ अपनी जात के इर्द गिर्द घूमती है कि मैं इक़्तिदार में आ जाऊं और मेरा इक़्तिदार कायम रहे। उन्होंने कभी भी आवाम की भलाई के लिए नहीं सोचा। देखिए, KPK में सैलाब आया, वह बलूचिस्तान में आया, पंजाब में आया, पंजाब में भी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी हुकूमत है। ये क्यों नहीं वहां जाते? 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, 4 साल पंजाब में भी हो रहे, क्यों नहीं वहां जा रहे? जाके रिलीफ की कामों में ये वजीर आजम साहब का साथ दे। इनको चाहिए था कि इस वक्त ही अपनी सियासत को छोड़ते, ये आगे बढ़ के उनके साथ मदद करते। वजीर आजम साहब को ही जाके खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कहना पड़ा है कि आप इमदादी रकम को बढ़ा दें। आप ये देखें कि परसों तोंसा में जो सैलाब के जरे तबाहकारी हुई, उसको देखने के लिए पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही वहां पे गए हैं। तो जो मुतासरीन थे वो उनसे मिलना चाह रहे थे, उन्होंने मिलने से इनकार किया, तो मुतासरीन ने एहतजाज किया, तो उनके खिलाफ FIR काट दी गई। आप ये देखें, एक तो उनके ऊपर जुल्म हुआ है कि उनके घर बार जो है पानी में बह गए, उनके पास कोई कारोबार नहीं, खाने को कुछ नहीं है, आप उल्टा उनके ऊपर FIR काट रहे हैं। ये आप एक हुकूमत है और ये अवामी हुकूमत है आपकी। इस वक्त तो आप अपनी सियासत को छोड़ देते। आपको चाहिए कि आप जाएं, उनके दुख दर्द बांटें, उनके मसाइल जो है उनको हल करने की कोशिश करें। आप अपनी हुकूमतों को अहकामात दें, आप निगरानी खुद करते यहाँ पे बैठ के बनी गाला में। चले, आपको अगर मना कर दिया गया किसी उसकी तावीज गंडे की वजह से कि आपने ऐसी जगहों पे नहीं जाना, तो आप बनी गाला में ही बैठ के जो है उनकी निगरानी कर लें। कहीं पे भी हमें नजर आया इमरान खान साहब कि उन्होंने किसी को अहकामात दिए हों, कहीं पे हमें परवेज खटक साहब नजर आए हैं, कहीं पे हमें असद कैसर साहब नजर आए हैं, कहीं पे हमें उनके जो साबिक गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के वो नजर आए नहीं आए हैं। कहीं पे भी ये लोग नजर नहीं। यहाँ एहतजाज करने के लिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये सारे पहुंच जाएंगे, बयानात देने के लिए ये सारे पहुंच जाएंगे, इमरान मीटिंग कॉल करेंगे तब सब पहुंच जाएंगे, लेकिन अवाम के मसाइल हल करने के लिए या अवाम को गले लगाने के लिए ये नहीं पहुंचेंगे। आप शहबाज शरीफ साहब को देखें, दिन रात उन्होंने एक किया, वह बलोचिस्तान जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं। आज
میری آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ ویڈیو دیکھ کے جب ایک بزرگ نے ان کو یہ بات کہی کہ پہلی دفعہ کوئی وزیر اعظم ہمارے پاس آئے ہیں, اور وہ رونا شروع ہو گئے. اور جو وہاں پہ لوگوں کے جو حالات تھے ان کو دیکھ کے دل دکھ رہا تھا, لیکن عمران خان صاحب کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا, صرف ان کو چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف احتجاج کرنا یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو وہاں جانا چاہیے. طاہر صاحب آپ کا جواب. جو اس پہلے میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جانا چاہیے, اور میں یہ کہوں گا کہ یہ آج کل جس طرح شہنیلا کہہ رہی تھی کہ جدید ذرائع ہیں, آپ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھی مانیٹر کر سکتے ہیں. اب دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ ان ہائی پروفائل وزٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, آگے پیچھے آپ کے ساتھ پروٹوکول اور ذیلی مشینری ہوتی ہے, حکومتی مشینری ہوتی ہے. میری رائے ہے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ جو ڈی سی کمشنر, ذیلی انتظامیہ, مقامی نمائندے, وہ اپنی ٹوز پہ ہوتے ہیں, اور جب وزٹ ہوتا ہے ان کے اوپر یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ سرپرائز وزٹ ہو جائے. تو وہ سارا ریلیف ایفرٹ جو ہے, اسی طرح جو ادارے ہیں این ڈی ایم اے اور دوسرے جو ریلیف کے ادارے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. دوسرا میری صوبائی حکومتوں سے بھی یہ ہے کہ وہ ایک فنڈ قائم کریں. جس طرح ہم نے دیکھا ماضی میں سیلاب آئے اور پھر وہاں 1 دن کی 2 دن کی تنخواہ گریڈ 17 اینڈ ابو والے دیتے ہیں, لوگ بھی دیتے ہیں, صاحب ثروت لوگ بھی اس میں دیتے ہیں. تیسری چیز جو ہے, کل پرسوں ہم نے دیکھا بڑا اچھا ہے, ہمارے صوفیاء کی بڑی محنت ہے, اور وہ ان کی محنت کیا تھی کہ عام آدمی سے, مخلوق خدا سے آپ پیار کریں. تو بہشت کا دروازہ بہشتی دروازہ ہی صرف نہیں ہے, بہشت کا دروازہ یہ بھی ہے کہ آفت کا شکار, مصیبت کا شکار جو لوگ ہیں, جو اس وقت شدید پریشانیوں میں, انہیں سینے سے لگانا بھی بہشت کا دروازہ ہے. اس دروازے میں بھی لیڈر کو جانا چاہیے. اور تیسری جو یہ پہلو میں کہتا ہوں, میں جتنی میری عمر ہے میں سن رہا ہوں ایک سٹینڈرڈ فکر ہے, بلوچستان کا احساس محرومی. احساس محرومی کیسے دور ہوگا بھائی, جب آپ وہاں جائیں گے تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ اور لیڈرشپ جائے گی, انہیں گلے لگائے گی, تو یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں. 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں, اس آفت کا شکار ہو چکے ہیں, ان کے لوائقین زندہ ہیں, انہیں گلے سے لگائیے. آپ نے کافی ایک اچھی بات کی ہے جس پہ آپ نے پوائنٹ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو حقوق اللہ ہے اس سے پہلے آپ سے جواب دہ ہوگا حقوق العباد کا, اور اشرف المخلوقات کو اسی کے لیے ہمیں بھیجا گیا اس دنیا میں. اقرار صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اقرار صاحب کی اگر اجازت ہو کہ علامہ اقبال کا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ علامہ اقبال کا شعر. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک. اقرار صاحب بات یہ ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ مائکرو لیول پہ نہیں میکرو لیول پہ دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. عمران خان کا جو پولیٹیکل ویژن ہے نا وہ بلی پہ ہے, پیار پہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. صرف بلی کرنا, اس کا پیار سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اس کا لوگوں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وہ بلی کرتا ہے, لوگوں کو ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, اداروں کو ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. تو اس کو کیا ضرورت ہے لوگوں کے پاس جانے کی؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں. جو حالات میں نے دیکھی ہیں اپنے کے پی کے میں, مجھے تو کے پی کے کا جو وزیر اعلیٰ وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کو ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی کا ویژن, اس کا ڈیزائن جو جب بنائی گئی تھی, جب کرافٹ کی گئی تھی, وہ ایسے کرافٹ کی گئی تھی کہ انسان نہیں, چھوٹے لوگ ہیں, آپ اونچے ہیں, آپ ایک بہت بڑے انسان ہیں, ایک ڈسٹنس رکھ کے آپ نے کبھی عمران خان کو ہاتھ ایسے ملاتے کے علاوہ کبھی ملاتے دیکھا کسی کو؟ شیک ہینڈ. جناب اس کو کرافٹ ہی ایسے کیا گیا ہے, بلی کے اوپر, صرف بلی کرنی ہے. اور آخر میں ایک شعر کہوں گا, ٹائم بہت کم ہے, کہ جہاں تک کے پی کے کی حالت ہے نا, تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ غریب شہر کے تن پہ لباس باقی ہے, امیر شہر کے ارماں ابھی کہاں نکلے. غریب سے کیا تعلق ہے ان کا؟ ٹھیک ہے, کہاں نکلے. سجاد صاحب آپ کیسے جواب دیں گے اس سوال کا؟ جی مجھے یاد ہے 2010 میں ایک بہت بڑا فلڈ آیا تھا, اور عمران خان صاحب کی پارٹی اس وقت اس طرح کی پارٹی نہیں تھی, بالکل ایک سیٹ تھی ان کی تب, اور میرا خیال انہوں نے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کیا تھا 2008 میں ہوئے تھے. تو تب انہوں نے ایک بہت جو نیشنل نیٹ ورک ہے, چینل, ایک بڑا چینل ہے, اس کے ساتھ مل کے ایک پکار پروگرام کیا تھا جس میں سیلاب کے جو سیلاب زدگان لوگ تھے ان کی مدد کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ پاور سٹرکچر میں انٹر ہوتے گئے, ان کا وہ جو انسانی پہلو تھا یا خیرات کا اور یا دوسرا چیریٹی کا, وہ پیچھے چلا گیا, اور ان کے اندر ایک خاص طرح کی فرعونیت اور ایک خاص طرح کا اورا ان کا ڈیولپ کیا گیا. تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بہت قریبی عزیز جب ان کی
वफात पा गए वो, तो वो उनके घर में ताज़ियत के लिए भी नहीं गए। उनको शायद किसी ने रोका हुआ है या मना किया हुआ है कि जहां आफत आए वहां आपने वहां करीब नहीं जाना। लेकिन यकीनन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए अच्छे बुरे वक्त में। और मैं अप्रिशिएट करूंगा प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से उन्होंने बलूचिस्तान का दौरा किया और आज केपी का दौरा किया। और यकीनन ये जो नईम साहब ने कहा, जिस घर में वफात हो जाती है, ताज़ियत के लिए आने वाला एक एक चेहरा जो है वो याद रहता है और इंसान जो है वो भूलता नहीं है कि उसके दुख में कौन कौन शरीक हुआ था। सबका शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, शनीला साहिबा, ताहिर साहब, अकरार साहब और सज्जाद साहब आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, अपनी होस्ट मदीहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।